हेलो एवरीवन। आज 10 सितंबर 2020 वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है। आज के दिन WHO द्वारा जो है 10 सितंबर के दिन वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाने का प्रावधान बना है। इसके अंतर्गत पूरे विश्व भर में आज के दिन का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने आसपास में जितने भी लोग हैं जो सुसाइडल थॉट्स में हैं, तो हम उनको एक मोटिवेट कर पाएँ और उनके रोकथाम के लिए हम कुछ एक प्रयास कर पाएँ और एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम चला पाएँ, जिससे कि सुसाइडल थॉट्स या आत्महत्या जैसी प्रवृत्तियां हैं उस पर हम एक रोकथाम लगा सकें और उसमें हमारा भी कोई सहयोग हो सके। तो यह 10 सितंबर जो है वो उसी दिन के रूप में मनाया जाता है। WHO के आंकड़े के अनुसार, शोध के अनुसार ये पाया गया है कि पूरे विश्व भर में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो सुसाइड के बारे में सोचते हैं और उसमें से लगभग 8 लाख लोग प्रतिवर्ष जो है वो इस को अंजाम देते हैं और उसमें से 40 प्रति सेकंड के भीतर में एक व्यक्ति की मृत्यु इस आधार पर होती है। तो इसमें जो है ये भी पाया गया है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो 18 से या 15 से 29 या 30 साल तक की आयु के जो वर्ग के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर सुसाइड करते हैं। तो आज इसमें हम कैसे मेंटली और फिज़िकली हेल्दी रह पाए, जिससे कि हमारे मन में सुसाइडल थॉट्स ना आए, और अगर आ रहा है तो इससे हम कैसे बाहर आ पाएँ। तो जैसे मैंने अभी कहा कि 15 से 29 या 30 साल तक की आयु के बच्चे में ये ज़्यादा पाया जाता है। तो ये इस आयु के जो बच्चे हैं वो लगभग विद्यार्थी ही होते हैं। तो विद्यार्थी जीवन को अगर हम, स्टूडेंट्स लाइफ को अगर हम देखने जाएं, तो हम पाते हैं कि इस आयु में बच्चों में 2 तरह की समस्या जो है हम सभी ज़्यादातर देखते हैं। पहला पीयर प्रेशर है ना, और दूसरा जो है ब्रेकअप। तो इसमें हम जो ब्रेकअप जैसी जो चीज़ें जो हम सुनने में आता है, उसमें जो नया जो अट्रैक्शन रहता है और उसमें एक नई दोस्ती होती है, और उसके बाद में जब हमारी दोस्ती के बाद में जब हमारे विचार नहीं मिलते हैं तो उसमें वन साइड ब्रेकअप या दोनों के सहमति के आधार पर जो ब्रेकअप होता है। तो इसमें ये भी देखने में आता है कि कोई एक पक्ष जो है वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है और वो तनाव में, फिर डिप्रेशन में चला जाता है। और हमने कई न्यूज़पेपर में, हमने कई न्यूज़ चैनल में ये देखा है कि प्रेम में धोखा या फिर ब्रेकअप के बाद में जो है किसी ने इस आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति को अंजाम दिया है। तो ये एक समस्या हम सुनते हैं, है ना। और इसको अगर हम देखने जाएं तो यह एक जो एज है, जो हम ज़्यादा मैच्योर नहीं हो पाते हैं, नहीं रहते हैं, तो ये चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन इसी चीज़ को हम दूसरे एंगल से अगर हम देखें कि विवाहित जीवन जो है उसमें अगर हम कहें कि वो डाइवोर्स केस जो आता है उसको भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी जो है वो विचारों का नहीं मिलना, और अगर हम ब्रेकअप को अगर हम देखें तो वहाँ पर भी यही आता है कि हमारे विचार आपस में नहीं मिल रहे हैं। तो इसके आधार पर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि सुसाइडल जो थॉट्स हैं जो आते हैं उसके और क्या कारण हो सकते हैं। तो एक हमने कहा था पीयर प्रेशर। तो पीयर प्रेशर जो है वो भी ज़्यादातर विद्यार्थी वर्ग में ज़्यादा पाया जाता है कि अपने सहपाठियों से के बराबर में एक तुलना होना कि मैं उनके जैसा, मैं भी दिखूं, या मैं भी उनके जैसा कुछ करूं, या मैं भी उनके जैसा कुछ हो जाऊं। तो एक अपने ही हम उम्र के साथियों के साथ में एक दबाव रहता है
कि उनके सुविधाओं के आधार पे दबाव या उनके साथ में एक रिज़ल्ट को लेकर के एक दबाव या उनकी किसी आदतों को लेकर के दबाव। जैसे कि उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर हम किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं और हमारे मित्र सहपाठी जो हैं वो कुछ ऐसी संगति में है जो मुझे स्वीकार नहीं है, लेकिन उनका एक दबाव, एक प्रेशर आता है कि तुम अगर हमारे मित्र बने रहना चाहते हो तो तुमको भी ये करना पड़ेगा। जैसे स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना या फ्लर्ट करना या अन्य कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनको करने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है और वो करना नहीं चाहता है, तो ये भी एक पीयर प्रेशर ही है ना। और कुछ वस्तुओं को लेकर के रहता है कि मेरे पास ये सुविधाएं नहीं है, उनके पास है, तो मन ही मन में जेलसी या एक ग्लानि फील होना कि मुझे भी ये वस्तुएं चाहिए। तो इस प्रकार से पीयर प्रेशर जो है विद्यार्थी में भी है, लेकिन ये पीयर प्रेशर जो है ये बड़ों में भी पाया जाता है ना। उसमें उनके भी हम उम्र के जो साथी हैं, अगर हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कंपटीशन, और अगर हम घर में हैं, हाउसवाइफ हैं या जो भी हैं, तो उस स्थिति में भी अपने पड़ोसी से, अपने आसपास के लोगों से कि उनके यहाँ ये चीज़ें हैं, मेरे पास ये चीज़ें क्यों नहीं है, तो एक दबाव, मानसिक दबाव रहता है और वो करने की एक कोशिश होती है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। और अभी अपने पूरे आसपास अगर हम देखने जाएं, परिवार और समाज स्तर पर, तो हमको इस तरह की समस्याएं हमको हर वर्ग में हमको ज़्यादा देखने में आती है। तो ये बात तो थी कुछ समस्याओं की कि उसमें समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन हमने केवल 2 पॉइंट पे हमने इसको देखने की कोशिश की। तो समस्या जो है वो व्यक्तिगत, पर्सनल, इंटरपर्सनल और फैमिलियर और सोशल प्रॉब्लम, ये सारे जो समस्याएं हैं ये सभी मिल करके जो है, अगर मेरे अंदर में उसकी ज़्यादा मात्रा में अगर वो प्रॉब्लम चल रही है तो वो लगातार तनाव के रूप में और फिर आगे जा कर के डिप्रेशन में ये परिवर्तित हो जाता है ना। अब हम समस्या के बारे में तो हम सबको पता है ही, लेकिन हम थोड़ा सा इसको ठीक करने की और प्रिवेंशन की ओर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे जीवन में जिस भी तरह की समस्या है ना, ये तो हम खुद भी पहचान सकते हैं कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, का मतलब कि मैं मेरे अंदर में जो है वो काफ़ी अच्छा फील नहीं हो रहा है, नींद नहीं आना, बेचैनी होना, घबराहट होना, खाने में मन नहीं लगना, या अपने आप को अकेला पाना और अपने आप को अकेला कर देना, लोगों से कट जाना, और कहीं ना कहीं ये लगना कि मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई नहीं चाहता, मैं जी के क्या करूं। तो ये सारी एक समस्या का जड़, मैंने समस्या के लक्षण के रूप में हम इसको देख सकते हैं, है ना। फिर इसमें हम अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें, तो हम थोड़ा आगे प्रिवेंशन की ओर बढ़ते हैं। तो इसे मैं एक उदाहरण से शुरू करना चाहूँगी कि हम ये देखें कि हम हमारे लाइफ में जितने भी तरह की प्रॉब्लम है, क्या सभी के सॉल्यूशन है, तो हाँ है ना। यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है। जैसे हमारे घर में रेफ्रिजरेटर या मशीन, मोटर कोई ख़राब हो जाता है, मोबाइल ख़राब हो जाता है, कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, तो उसे रिपेयरमैन, है ना, उसे रेफ्रिजरेटर जो भी है ख़राब हुआ है तो उसको मैकेनिक या रिपेयरमैन बना देता है। हम नहीं बना पाते क्योंकि हमको वो नहीं आता है बनाना, ठीक। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कोई समस्या है ना, तो हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम होने पर फिजिशियन और डॉक्टर के पास हम जाते हैं कि मुझे ये समस्या है और ये कैसे ठीक होगा। इसमें एक चीज़ और देखें कि अगर मेरे शरीर में कोई समस्या है तो उसको अगर मैं अपने स्तर पर ठीक नहीं कर पाता तो डॉक्टर के पास जाता हूँ, और मैं जिस डॉक्टर के पास जाता हूँ उससे भी वो चीज़ें ठीक नहीं होती है, या मैं जिस शहर में हूँ वहाँ वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, तो हम उससे बड़े शहर में या बड़ी जगह पर और जो ज़्यादा अनुभवी डॉक्टर हैं उनसे हम मिलने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दें कि शरीर में कोई समस्या है तो हम डॉक्टर भी बदलते हैं, हम जगह भी बदलते हैं, लेकिन हम अपने शरीर के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं मन, है ना। हमारी मानसिक स्थिति जो है, हमारे मन की जो समस्या है, हमारे मेंटल जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जो है दुखी होना, जेलसी होना, है ना, कई दिनों से बहुत खराब महसूस करना, कंटिन्यू बैड फीलिंग होना, जीने की इच्छा नहीं होना, ये मन की समस्या है। तो इस समस्या के समाधान के लिए हम
क्या क्या हम इस समस्या के समाधान के लिए किसी के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर जो है हमसे ये गलती हमसे होती है कि मन की समस्या के समाधान के लिए हम कहीं नहीं जाते हैं, है ना? तो हमको क्या करना है कि हमारे मन में अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए भी हमको प्रयास करना है। तो क्या करना है, अगर हमारे मनन स्थिति में कोई चीज़ें ठीक नहीं है तो सबसे पहला काम अपने परिवार में इसकी बात करें। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने मित्र साथी या अपने जो भी रिश्तेदार हैं जो हमसे बेहतर समझ रखते हैं या हमारे शुभचिंतक हैं, हम उनसे अपने मन की बात चर्चा करें, शेयर करें, डिस्कस करें। उससे भी हमको काफ़ी राहत मिल सकता है, रास्ते हमको मिल सकते हैं, है ना? या अगर हम विद्यार्थी हैं तो हम टीचर से भी हम बात कर सकते हैं। तो ये हमारी समस्या का समाधान एक हमको यहाँ भी मिल सकता है। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर हमको लग रहा है कि हमारे शरीर में कोई समस्या है, ठीक नहीं हो रहा है, तो हम डॉक्टर बदलते हैं। उसी तरह से अगर हमको लगता है कि हमारे मन की समस्या का समाधान हमको परिवार में, मित्रों के बीच में कह कर के भी ठीक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब हमको और एक्सपर्ट की ज़रूरत है। और अगर हमारे आसपास ऐसे कोई एक्सपर्ट नहीं है तो फिर हमको डॉक्टर यानी हमको काउंसलर, साइकेट्रिक्स की ज़रूरत है। हम उनके पास ज़रूर जाएं, है ना? तो हम उनकी अगर हम मदद लेंगे तो वो हमारे मनन स्थिति को समझेंगे और हमको उसको ठीक करने के लिए मार्गदर्शन देंगे, है ना? तो इसमें जो है एक हम साइकोलॉजी में ये देखा गया है कि जो हमारे जो डिप्रेशन के जो कारण हैं उसको अगर हम देखने जाएं तो एक तो ये भी देखने में आता है कि डिप्रेशन की जो वजह है, ये बात सही है कि मैं व्यक्तिगत रूप से प्रॉब्लम में हूँ, इसलिए भी वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होने के कारण भी मेरा तनाव लगातार बढ़ जाने से भी डिप्रेशन में हूँ। लेकिन और भी ये तो इंटरनल इन्वायरमेंट की बात हुई। बाहर के इन्वायरमेंट्स के दबाव के कारण भी हम डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। उसके परसेंटेज कम है लेकिन हो सकते हैं, जैसे पारिवारिक वातावरण, हमारा फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है ना, बहुत हैप्पीनेस वाला है या कंटिन्यू अनहैप्पीनेस वाला है, उसका भी फ़र्क हम पर पड़ता है। हमारा सोशल इन्वायरमेंट, हमारा फैमिली इन्वायरमेंट, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट कैसे हैं, उसका भी अगर हम पर फ़र्क पड़ रहा है, हम किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो उससे भी हमको डिप्रेशन आने के हो सकते हैं चांसेस। इसके अलावा हम अगर लगातार बीमार हैं, हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं, हमको शारीरिक रूप से कोई बड़ी समस्या है, तो उस कारण से भी हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि हम चिढ़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक, एक ये भी कहा जाता है कि आनुवंशिक या जेनेटिक एक फैक्टर होता है, उसके कारण भी जो है वो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से बच्चों को। मेरी जानकारी में ये इसके परसेंटेज बहुत कम है, शायद नहीं भी है ना? लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, या हम इतने ज़्यादा हम अच्छा सोच पाते हैं, कितना मोटिवेट कर पा रहे हैं अपने आप को। तो ये जो मान्यता है कि जेनेटिक अगर कोई आपके परिवार में किसी को ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है तो आपको भी होगा, बच्चों को भी होगा, ये जो है ये 100% सही नहीं है, लेकिन संभावना रखी हुई है ना? ये हम चाहें तो हम इस चीज़ से हम बच सकते हैं। तो एक तो ये माना गया है, दूसरा हम कोई एडिक्शन में हैं, हम कोई ज़्यादा ही दवाइयाँ खा रहे हैं या हम कोई नशा कर रहे हैं, तो इस कारण से भी ये संभावना आ सकती है, डिप्रेशन बढ़ सकता है। और क्योंकि वो चीज़ें जो मैं जिस खुशी के लिए कर रहा हूँ वो खुशी मुझे नहीं मिल रही है तब, है ना? फिर इसमें एक कारण और बताया गया है साइकोलॉजी में कि हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ब्रेन में, वहाँ पर जो हमारे इमोशंस के जो केमिकल्स हैं, जिसमें सीरोटोनिन और डोपामाइन हम जिसको कहते हैं, उसके जो अनहेल्दी होने के कारण भी उनके भी जो है डिप्रेशन के लक्षण को मिल सकते हैं, ऐसा माना गया है। तो इसमें जो है जो हम इसकी बात कर रहे हैं सीरोटोनिन या डोपामाइन, तो ये जो है इसको भी हम हेल्दी बनाने के लिए हमको ध्यान देना होगा, जिसमें हमारा 8 घंटे की नींद हो, और हम सुबह जो धूप जो मिलती है विटामिन डी वो हम लें, एक्सरसाइज करें और हम हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। तो और हमारा जो डाइट
जो है हमारा जो बैलेंस डाइट हो, जिसमें हेल्दी डाइट हो, जिससे कि हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिनरल्स कुछ अच्छे मिल सके, जिससे हमें विटामिन्स जो की कमी है वो कोई कमियां ना रहे, इससे भी वो हेल्दी स्ट्रॉन्ग हो सकता है ना। तो एक तो ये बात हुई कि हमारे शरीर में किन चीज़ों की कमी से भी ये एक संभावना बनती है ना। तो इस तरह से हमारे लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम अगर है तो हम कुछ बातों का ज़रूर हम ध्यान रखें। पहला कि हम बात ज़रूर करें, अपने मन की बात दूसरों को शेयर करें, दूसरों से कहें। दूसरा यानी कि वो परिवार और मित्र साथी कोई भी हो सकता है या काउंसलर, है ना। अपनी बात शेयर करने की आदत डालें, और अगर हम उस एक कुछ बातों कुछ लोगों से सहमत नहीं हो पा रहे तो हम और जगह माने उसको कोशिश करें और लोगों से हम मिलें, या काउंसलर चेंज करें, या पर्सन हम चेंज करें, और लोगों से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम बात करें, है ना। एक्सरसाइज अपने रूटीन में शामिल हो, हमारा दिनचर्या हमारा सही लाइफ स्टाइल हमारा सही हो। हम हमारा दिन माने लाइफ स्टाइल सही हो का मतलब जब खाना चाहिए तब खाने के समय में खाना चाहिए, सोने के समय में सोना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा रूटीन बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, ऐसा ना हो, उसका भी हम ध्यान रखें। और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दोस्ती करें, मित्र बनाएं, और हम अपने हॉबीज़ की जो भी चीज़ें हैं उसको भी हम टाइम दें। एक ही चीज़ को करके हम बोर हो जाते हैं, तो उसके लिए हमारे अंदर में जो हमको खुशी देने वाली जो हमारी हॉबी है उसको भी हम टाइम दें और वो भी हम करें, तो भी हमारे मन ठीक रहेगा। और हम अकेले ना रहें, हम अवॉइड करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैत्री करें, दोस्ती करें, सोशल रहें। होता क्या है कि कई लोग मेरा किसी से विचार नहीं मिल रहा है, मुझे कोई ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा सोच करके वो बात करना कम कर देते हैं और कटना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें। आप जो है वो आपको 100% हम परफेक्ट नहीं है तो सामने वाले से कैसे उम्मीद कर सकते। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दोस्ती करें, बात करें, अकेले ना रहें, है ना। और हम अगर हो सके तो अपने आप को मोटिवेट करने वाला, हमारे विचारों को एक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला जो है चीज़ें हम सुने देखें, जैसे कि मोटिवेशनल मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, है ना। और या सेमिनार वर्कशॉप अटेंड करें। तो ऐसी जो हमारे विचार को और अच्छा सकारात्मक करने वाले जो भी विचार को करने वाले हैं उनको हम सुने देखें, ये भी हम या पढ़ें, ये हमारे रूटीन में शामिल हो। इससे भी हम मेंटली हेल्दी हो सकते हैं। ठीक, तो ये एक बात हुई कि हमारे जीवन में समस्याएं किस तरह से आती है और उस समस्या के समाधान के लिए हमको क्या करना है। और इसके साथ ही साथ में हमको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हम अपना तो ध्यान रखेंगे ही, लेकिन हम ये भी कोशिश करें कि हम दूसरों का भी ध्यान रख पाएँ। दूसरों का ध्यान रखने का मतलब कि हमारे आसपास में अगर हमको लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, कई दिनों से जो है हम उसको डिप्रेशन में देख रहे हैं, या वो कह रहा है कि मुझे कोई नहीं समझता, कोई नहीं चाहता, मैं नहीं जीना चाहता हूँ। तो इस तरह का अगर कोई हमारे आसपास में कोई बात कर रहा है तो उसे नज़रअंदाज न करें, उसको समय दें, उनके पास बैठें या उनके परिवार से चर्चा करें, या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे बात करें और उसकी मदद ज़रूर करें। ना कि उनको मेरा तो उनसे कोई रिलेशन नहीं है ऐसा सोच के एक अनजान अजनबी की तरह ना छोड़ दे। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरे दुनिया में हम सब एक परिवार की तरह हैं। हम आपस में, हमको कोई भी कहीं भी ऐसा कोई दिखता है तो हम उसकी मदद ज़रूर करें। तो हम खुद की भी मदद करें, हम दूसरों की भी मदद करें। तो आज जो 10 सितंबर जो है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में जो मनाया जा रहा है, मेरा ये मानना है कि हम हर दिन अवेयर रहें, हम हर दिन दूसरों की मदद कर पाएँ, हम हर दिन दूसरों का केयर कर पाएँ और खुद का केयर कर पाएँ। तो ये तो केवल एक याद दिलाने के लिए आज का दिन है, लेकिन ये याद हमें प्रतिदिन रहे और हम खुद की और दूसरों की हम मदद करें। ठीक, धन्यवाद।